नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हमारी एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। गुजरात के 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोट डाले जाने और हर किसी को इंतजार है 8 तारीख का नतीजों का। लेकिन उससे पहले अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने दावे कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, 3 पॉलिटिकल पार्टी ये दावा कर रहे हैं कि गुजरात में इस बार उन्हीं की पार्टी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं जो अपने अनुभव के आधार पर, ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर, लंबे राजनीतिक रिपोर्टिंग के अनुभव के आधार पर यह बता रहे हैं कि इस बार के नतीजे किस तरीके के हो सकते हैं। तो क्या वाकई मान लिया जाए कि वोट से पहले नतीजे सबके सामने हैं, या स्थिति बेहद दिलचस्प है, मुकाबला बेहद दिलचस्प है? हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज की इस खास पेशकश में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत गढ़वी साहब जुड़ रहे हैं, जो लगातार गुजरात विधानसभा से जुड़े अपने अनुभव को आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता निशांत रावल साहब जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनिल पटेल साहब जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर पटेल, सबसे पहले आपसे, वोटिंग सिर्फ औपचारिकता है, नतीजे आपको पता है क्या? 100% नतीजे पता है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इस बार रिकॉर्ड करने जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी डबल रिकॉर्ड करने जा रही है। जिस तरह से गुजरात में पिछले 27 साल से गुजरात की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इसके कारण डबल इंजन की सरकार इस बार डबल रिकॉर्ड करने जा रही है। एक और मोदी जी का जो 127 सीट का रिकॉर्ड था जी, वो भी ब्रेक होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस का 1985 में 149 का जो रिकॉर्ड था, उससे भी कुछ आगे, कहीं आगे निकलने वाली है। ये एक रिकॉर्ड विनिंग रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड 1990s में अनुराग जी, जो कांग्रेस का सबसे कम सीट का रिकॉर्ड था, 33 सीट का रिकॉर्ड था, वो इस बार कांग्रेस तोड़ने वाली है। वो रिकॉर्ड कहीं नीचे जाने वाला है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में जिस तरह गुजरात पिछले बहुत सालों से अग्रसर रहा है, उसी स्पीड से देश में नंबर 1 होने जा रहा है। गुजरात की प्रजा का जनसमर्थन मिल रहा है। ठीक है, और विकास की राजनीति के साथ गुजरात की प्रजा जुड़ी हुई है। ठीक है। निशांत रावल साहब, क्या आप भी अपनी पार्टी के पक्ष में इसी दम के साथ बात को दोहराएंगे? क्या आपको भी लगता है कि नतीजे आ चुके हैं जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है इस बार गुजरात में? देखिए अनुराग जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब भी बात करती है और उनके प्रवक्ता बात करते हैं तो वो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को आपने जो सवाल पूछा, उन्होंने बोला 149 का कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड वो तोड़ने वाला है। अरे भाई, जब मोदी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे 15 साल, तब तो आप ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए। और अभी का जो सिचुएशन और सिनारियो खड़ा हुआ है गुजरात के सामने, गुजरात का मध्यम वर्ग परेशान है, गुजरात का गरीब परेशान है, गुजरात का किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, 18% आत्महत्या के रेशियो में बढ़ाई हो गई है, गुजरात की महिलाएं परेशान है, गुजरात में रेप केसेस बढ़ रहे हैं, गुजरात में भ्रष्टाचार की वजह से मोरबी जैसा ब्रिज कलेप्स हो जाता है, 135 लोग की हत्या हो जाती है, और उसके ऊपर ओरेवा कंपनी जैसे मालिक को तो ये बीजेपी वाले भगाते हैं। ऐसे असंख्य मुद्दों में यहाँ पे युवाओं की बेरोजगारी के लिए कोई बात करने के लिए रेडी नहीं है। और वैसे सिनारियों में जब यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को पूरी देश की चिंता छोड़ के गुजरात में प्रचार के लिए बार बार आना पड़ता है, अमित शाह जी को देश की चिंता और भारत देश की बॉर्डर की चिंता किए बिना एज अ गृह मंत्री गुजरात में बार बार आना पड़ता है, वो साबित कर रहा है कि गुजरात की जमीन इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सरक रही है। और यही गुजरात में से भारतीय जनता पार्टी का पूरे देशव्यापी उद्भव हुआ था, और यही गुजरात की जनता उनका अहंकार इस बार के चुनाव में तोड़ने जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के शेयर में, वोट शेयर में सिर्फ और सिर्फ 7 to 8% का जो मार्जिन है, वो 7 to 8% का मार्जिन तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, क्योंकि गुजरात में 30 अलग अलग प्रोफेशन और वर्ग के लोग तो आंदोलन के मार्ग पे है। गुजरात में जब आचार संहिता लगी अनुराग जी, उसके पहले आपने देखा होगा और आपने भी दिखाया है कि गांधीनगर सचिवालय के पास किसान आंदोलन पे थे, आंगनवाड़ी की बहनें आंदोलन पे थे, शिक्षक आंदोलन, वकील आंदोलन पे थे, माजी सैनिक आंदोलन पे थे, पुलिस के कर्मचारी आंदोलन पे थे। एक भी गुजरात का ऐसा प्रोफेशन इन लोगों ने नहीं बचा है कि जो गुजरात सरकार से परेशान होकर आंदोलन के मार्ग पे ना हो। कांग्रेस 125 सीटों के साथ ये चुनाव जीत के पहली बार ऐतिहासिक सरकार बनाने जा रही है। गढ़वी सर, आपने सुना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रावल साहब दावा कर रहे हैं कि देखिए 8 तारीख का इंतजार आप भले ही ना करें,
करना चाहें तो कर लें। 125 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। आपने बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर पटेल साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि 149 का 1985 का जो रिकॉर्ड है वो इस बार बीजेपी तोड़ देगी, यानी 150 कम से कम सीटें 182 में से बीजेपी को मिल रही हैं। चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये दावे जरूरी होते हैं, करना भी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन दावों में किसी भी तरफ कोई दम नजर आता है या मुकाबला बहुत दिलचस्प है? अनुराग जी, कौन सी राजकीय पार्टी कौन सा रिकॉर्ड तोड़ेगी मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है, रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ने जा रहा है तो वो जनता तोड़ने जा रही है। इस 27 साल के शासन के बाद अगर बीजेपी रिपीट होती है तो पूरे देश में पहली बार ऐसा राज्य बनेगा जो 32 साल तक राज करेगा। वो रिकॉर्ड जनता तोड़ के देगी, आशीर्वाद देके देगी। अगर कांग्रेस को 27 साल के वनवास के बाद अगर सरकार में वापस बिठा रही है तो वो जनता रिकॉर्ड तोड़ रही है कि एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही थी। कांग्रेस की इतनी इफेक्ट नहीं थी, क्योंकि आज की तारीख में न कोई आंदोलन है, न कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई नाराजगी। हाँ, महंगाई बेरोजगारी मुद्दे हैं, पर वो मुद्दे इतने असर नहीं कर रहे। फिर भी अगर कांग्रेस सत्ता में आ रही है तो वो जनता रिकॉर्ड तोड़ रही है कि वो बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को बिठा रही है। और तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, जो 6 महीने पहले बहुत बड़ा बलून, एयर से भरा हुआ बलून लेके आई, जो इलेक्शन आते आते वो बलून से पूरी हवा निकल गई। आज की तारीख में फुल्ली फोकस 15 से 20 सीट पे ऐसा दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी दमखम से लड़ रही है। और अगर फिर भी आम आदमी पार्टी को कुछ अच्छी सफलता मिलती है तो जनता रिकॉर्ड दे रही है कि भाई हम एक ऑप्शन के तौर पे तीसरी पार्टी को लेके आ रहे हैं। और अगर ये सब के बावजूद किसी की सरकार, मतलब अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो देखिए, उम्मीदवार डिक्लेयर होने के बाद ये पूरा समीकरण हिल गया है। और सिर्फ 2-3 दिन से मैं पूरा चुनावी माहौल देख रहा हूँ। अनुराग, आज से 7 दिन पहले हमारी एक डिबेट हुई थी जिसमें मैंने खुद बोला था कि चुनावी माहौल जो दिखना चाहिए वो गुजरात में अभी तक नहीं दिख रहा है। लेकिन ये सैटरडे संडे के बाद, क्योंकि उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ, नाराजगी को कहीं ना कहीं खाल दिया गया एक दूसरे को मिलकर, फिर सामाजिक एक अंदरूनी का आंदोलन शुरू हुआ कि भाई हमारे समाज को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो हम बीजेपी के सामने जाएंगे, हमारे समाज ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, हमको नहीं दिया तो हम कांग्रेस के खिलाफ जाके बीजेपी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिविजुअली सब डिवाइड हो गया है। अभी सेंट्रलाइज मुद्दे कोई रहे नहीं है, वो पूरा माइक्रो लेवल पे कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए हैं। इसीलिए अभी ये त्रिकोणीय जंग दिख रहा है, बहुत बड़ा और अच्छा जंग जा रहा है। पहले चरण का मतदान होने के बाद, क्योंकि वो मतदान अगर कम होगा, क्योंकि वो भी पता है कि अगर ज्यादा मतदान होता है तो लोग बाहर निकल के मतदान करते हैं, मतलब समाज इकट्ठा होकर मतदान कर रहा है, तो वो बीजेपी के फेवर में जा रहा है, रूलिंग पार्टी के फेवर में जा रहा है। अगर वो कम हो रहा है तो मतलब मतदार कंफ्यूज है, किसको करना है मुझे पता नहीं है। 3 पार्टी मेरे सामने है, मुझे किसी को नहीं देना, इसलिए घर में बैठना है। तो कम मतदान होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई, मतलब दूसरी पार्टी को फायदा होगा। लेकिन गढ़वी साहब, क्या आपको नहीं लगता, आपको ज्यादा अनुभव है सर मुझसे, लेकिन जो टर्नआउट है, वोटिंग टर्नआउट, क्या वो किसी नतीजे तक, कंक्लूजन तक पहुंचा सकता है हमें, या ये जल्दबाजी होगी? क्योंकि हमने कई अलग अलग स्टेट असेंबली के इलेक्शन में देखा है जहां ये माना जाता है कि देखिए ज्यादा टर्नआउट हो रहा है तो लोगों में नाराजगी है, खुलकर घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी के लिए, लेकिन होता उसका उल्टा है। जो रूलिंग पार्टी होती है वही सत्ता में दोबारा आ जाती है। कम टर्नआउट के बाद भी वही पॉलिटिकल पार्टी भी सत्ता में आ जाती है। फर्स्ट फेज का वोटिंग कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है गढ़वी साहब? फिर मैं बाकी दोनों जो प्रवक्ता उनका रुख करूंगा। इसलिए मैंने बोला कि पहले चरण का मतदान एक बार हो जाने दो। और यहाँ गुजरात का मतदार बहुत ही स्मार्ट है, वो इकट्ठा होके बाहर नहीं निकलेगा किसी को फेवर करने के लिए। नाराज होगा तो वो घर में बैठा रहेगा क्योंकि कंफ्यूज हो गया है। अगर वो कम मतदान होगा तो मतलब प्योर कमिटेड वोट शेयर जिसका है कांग्रेस का या बीजेपी का, इस बार ज्यादा होगा तो ऐसा मान के चलो कि आम आदमी पार्टी ने पेनिट्रेशन कर दिया है कि आपको ये दोनों पसंद नहीं है, इसलिए हमारे लिए बाहर निकल के कीजिए। कांग्रेस का काफी सारा वोटर्स ऐसा है जो बाहर वैसे भी नहीं आता है कि भी क्यों करना है मतदान, क्योंकि कांग्रेस के एमएलए तो बिक के बीजेपी में चले जाते हैं, तो इसीलिए वो घर पे बैठे रहते हैं। ये 2 टर्म से ऐसा हम देख रहे हैं। तो अगर इस बार ज्यादा वोटिंग होता है तो बीजेपी के नेगेटिव के लिए है, और लो होगा तो मतलब बीजेपी के पास अभी जो फोर्स है पूरा उसका, वो कार्यकर्ता फोर्स है, वो उसके पास जो पूरा मैन पावर और रिसोर्सेज का फोर्स है, वो उनको कमिटेड वोट शेयर से मतलब लोअर मतदान में भी उनको फेवर में जाएगा। ठीक है, डॉक्टर पटेल आप कुछ कहना चाहेंगे जो बात गढ़वी साहब कह रहे हैं? और गढ़वी साहब जो कह रहे हैं इसका सीधा मतलब ये कि अगर ज्यादा वोट होता है तो ही शायद आपके पक्ष में होगा। गढ़वी साहब आप यही कह रहे हैं? जी, ज्यादा मतदान बीजेपी के फेवर में नहीं होगा। इसका मतलब ये डॉक्टर पटेल, अगर कम मतदान होगा तो ही आपके पक्ष में हो सकता है, क्योंकि वो जो आपका कमिटेड वोटर है, जो आपका कमिटेड कार्यकर्ता है, वही घर से निकलेगा वोट डालने के लिए।
डॉक्टर पटेल। दीक्षित जी, पिछली बार लोकसभा के चुनाव में भी ज्यादा मतदान हुआ था, उससे ज्यादा मतदान 2020 के स्थानिक स्वराज्य में चुनाव में हुआ था। गढ़वी जी अपना आकलन रख सकते हैं, लेकिन 2019 में गुजरात में हर एक सीट पर 53% से ज्यादा मतदान बीजेपी की फेवर में हुआ था। नंबर 1, स्थानिक स्वराज्य की सभी चुनाव में, चाहे वो महानगर पालिका हो, जिला पंचायत के हो, डिस्ट्रिक्ट के हो, कोई भी हो, हमने मोर देन 85% 90% सीट प्राप्त करी है। हमारे पास आज गुजरात में हर एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत भाजपा के पास है। और आपको आश्चर्य होगा अनुराग जी कि जो डिफरेंस था जीत और हार का स्थानिक स्वराज्य में जी, वो ऑलमोस्ट 80% वोट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हर एक चुनाव जीता था। और कांग्रेस और भाजपा का जो डिफरेंस है जी, परसेंटेज, कांग्रेस बिलो 37% थी और भारतीय जनता पार्टी 51, 52, 53% से ज्यादा था। ठीक है। नंबर 2, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है। मुझे लगता है कि 27 साल बाद 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है गुजरात में। पूरे देश में कोई एक स्टेट का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी है। अनुराग जी, मैं मानता हूं कि कहीं कहीं रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन भाजपा की सरकार यहाँ पर परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। ठीक है। और परस्पायरिंग गवर्नमेंट है। तो परफॉर्मिंग गवर्नमेंट और परस्पायरिंग गवर्नमेंट के बारे में कभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। ठीक है, प्रो इनकम्बेंसी ठीक है। रावल साहब, साथ में लास्ट पॉइंट कहिए। साथ में 2017 में जो सामाजिक आंदोलन चल रहे थे, इसके कारण थोड़ी बहुत जो एंटी इनकम्बेंसी का जो स्टेज था वो निकल गया। ठीक है। इस बार कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। रावल साहब, बीजेपी के मॉडल प्रवक्ता को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो भूल जाइए, यहाँ तो डेवलपमेंट के नाम पर और ज्यादा टर्नआउट होने जा रहा है बीजेपी के पक्ष में। कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस का मुद्दा क्या है? एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की या अपने पास कुछ गिनाने के लिए है गुजरात में? अनुराग जी, मैं जवाब देता हूं। 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में आज किसानों की आत्महत्या में गुजरात चौथे नंबर पे हो गया। इसके बारे में क्या बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? जो कुपोषण होता है, जो बच्चों में कुपोषण की तादाद होती है, उसमें गुजरात पूरे भारत देश में ये भाजपा के कुशासन की वजह से 5वें नंबर पे हो गया। आज आप देखिए सीरियस क्राइम के मामलों में एनसीआरबी का रिकॉर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रिकॉर्ड गुजरात क्राइम के मामलों में 7वें नंबर पे हो गया है पूरे भारत देश में। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? आप देखिए, कुपोषण की मैंने बात की, वैसे ही युवानों, वो भी एज बिटवीन 20 to 24 ईयर्स, ये युवानों की जो बेरोजगारी का दर है वो 12.9% हो चुका है। ये सारे आंकड़े मैं आपको सरकारी आंकड़े दे रहा हूं। यहाँ पे आपने 17 लाख की सरकारी नौकरियां थी, उसके सामने सिर्फ 57,000 नौकरियां बढ़ने की बात पिछले 5 साल में की है। तो कहा गया 3.3% का एम्प्लॉयमेंट। तो आप कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं। रावल साहब, आप कह रहे हैं कि हम तो विकास के मुद्दे पर, गवर्नेंस के मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं। विकास की बात कर रहा हूं, मैं विकास की बात करूं अनुराग जी। आपने देखा जयपुर में मेट्रो है, लखनऊ में मेट्रो है। गुजरात मॉडल की बात कर रहे हो आप, तो गुजरात में एक भी सिटी में क्यों मेट्रो प्रोजेक्ट? ठीक है, लेकिन रावल साहब सुन लीजिए, रावल साहब सवाल सुन लीजिए। अगर आप विकास के मुद्दे पर गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात की चुनावी जमीन पर बीजेपी के नेताओं के मुकाबले खुद को ज्यादा अछूत क्यों बता रहे हैं? ये कहकर वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रही है, सवाल एंटी इनकम्बेंसी पर है, तो ये छुआछूत कहां से आ गया? जाति कहां से आ गया? किसी ने कोई छुआछूत की बात नहीं की है। ये गुजरात का चुनाव डाइवर्ट करने की भारतीय जनता पार्टी पूर्ण जोश में ट्राई कर रही है। आपने देखा होगा पिछले 1 वीक से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता यहाँ पे गुजरात की धरती पे आए, वो सबने भाषण में कहीं पे भी महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, महिला सुरक्षा की बात की नहीं की। सबने क्या बात की? सीएए पे बात की, सबने सिविल कोड पे बात की। रावल साहब, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, लेकिन देखिए सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। मेरा सवाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से जुड़ा है, जो खुद को सबसे ज्यादा अछूत बता रहे हैं और सीधा हमला कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी पर कर रहे हैं।
मेरा सवाल ये कि अगर डेवलपमेंट पर सवाल है, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर सवाल है, तो ये भेदभाव, छुआछूत, ये कहां से दिख रहा है गुजरात में? अनुराग जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने जो आज अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में से 90% बात उन्होंने गुजरात के असंख्य मुद्दों पर बात की है। उन्होंने ये क्लियरली बताया कि 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जिस गति से गुजरात का विकास होना चाहिए था, उससे गुजरात वंचित रहा है। काफी ऐसे मामलों है जिसमें देश के दूसरे राज्य गुजरात से काफी आगे बढ़ गए। गढ़वी साहब, गुजरात से जो बात मैं रावल साहब से पूछना चाह रहा था, उनकी मजबूरी हो सकती है प्रवक्ता के तौर पर कि वो खुलकर उस पर बात ना करें, लेकिन आप तो पत्रकार हैं सर, आप बताएंगे गुजरात विधानसभा का चुनाव बीते वक्त के साथ क्या अभी भी डेवलपमेंट पर, एंटी इनकम्बेंसी पर लड़ा जा रहा है, या फिर धर्म, जाति, दंगे, पाकिस्तान, आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, इनकी भी एंट्री हो चुकी है गुजरात के चुनाव में? एक तराजू ले लो, तराजू के एक साइड में आप मुद्दे रख दो, महंगाई, बेरोजगारी, सिलेंडर का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस, ये सब रख दो, और एक दूसरे साइड पे आप धर्म, हिंदू मुस्लिम वाली बात ले लो। एंटी रेडिकलाइजेशन 2 दिन से चल रहा है, 22 साल से गुजरात ने कर्फ्यू नहीं देखा है। हिंदू मुस्लिम वाली बात, राम मंदिर वाली बात, 370 वाली बात, तो उसका पलड़ा भारी हो जाता है। अब ये गुजरात के वोटर की फिलोसॉफी हो, मेंटालिटी हो, मुझे पता नहीं है, बट आखिर में तो इसके ऊपर लड़ा जाता है और ये सब दब जाता है। इसके ऊपर पिछले 2 टर्म से हमने इलेक्शन देखे। 2017 का इलेक्शन बहुत ही अपवाद था, क्योंकि तब बहुत बड़ा एजिटेशन, एक बहुत बड़ा पाटीदार आंदोलन था, और उसके हिसाब से कांग्रेस को थोड़ा बहुत ये मिला। लेकिन ये उसके बाद अगर कांग्रेस को इतनी सफलता मिली, 5 साल उनको मिला, तो 5 साल ग्राउंड पे रह के उनको एक जो मतलब ये तक को जो झड़प लेना चाहिए, वो झड़पने में कांग्रेस थोड़ी मतलब डल रही हुई है, और इसीलिए आज की तारीख में मैं यहाँ कुछ देख नहीं रहा हूँ। आप देखिए कि पूरे इलेक्शन में मैं कुछ ऐसा माहौल नहीं देख रहा था ना। अभी जो माहौल है वो तो अंदरूनी सिर्फ टिकट की मारामारी है कि बीजेपी किसको दे रही है, कांग्रेस किसको दे रही है, किसका उम्मीदवार कौन है, कौन सी जाति का है, क्या है। वरना कोई बड़े मुद्दे वाली बात नहीं हो रही कि हाँ गुजरात के डेवलपमेंट में जो हुआ है 50%, 60%, 70%, वो इतना कम है। गुजरात 60 से बना हुआ है, आज 2022 में है। मोदी सरकार 2002 से सिंगल हैंडेड चल रही है, तो कहाँ होना चाहिए, कहाँ है, उसके ऊपर बात कहीं पर नहीं। डॉक्टर पटेल, क्या ये मजबूरी है तमाम पॉलिटिकल पार्टी की, बीजेपी की भी, कि वो घुमा फिराकर मुद्दों को आतंकवाद, पाकिस्तान, दंगे, हिंदू मुसलमान, इनके इर्द गिर्द समेट ले और इसका सियासी फायदा उठा ले? अनुराग जी, कुल मिला के आप मोदी जी की जनसभा देखिए, अमित शाह जी की देखिए, भूपेंद्र जी की देखिए, कुल मिला के हमारे जो लीडर्स आते हैं उनकी जनसभा में डेवलपमेंट की बात होती है, हर एक घर में नल से जल पहुंचा उसकी बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, आरोग्य की बात होती है। मोदी जी और भूपेंद्र जी अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड हर बार गिनाते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस आज भी अपनी सियासी जमीन 27 साल के बाद भी ढूंढ रही है, क्योंकि जब जब चुनाव आता है। लेकिन डॉक्टर पटेल, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, अगर ऐसा है तो 2002 के दंगों की याद कौन दिला रहा है? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान और आतंकवाद का जिक्र गुजरात के विधानसभा चुनाव में कौन कर रहा है? नहीं, चौकस आपने सही क्वेश्चन पूछा, लेकिन गुजरात में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो लॉ एंड ऑर्डर के कारण हुआ है। जो शांति समृद्धि है वो लॉ एंड ऑर्डर के कारण हुआ है। गुजरात में दिक्कत क्या है? रावल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा रावल साहब की भी आवाज बढ़ाइए, डॉक्टर पटेल और रावल साहब दोनों। अनुराग भाई, मैं ये ज्ञानी प्रवक्ता जी को पूछना चाहता हूँ कि मोरबी ब्रिज का हत्याकांड भी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हुआ या मैन मेड डिजास्टर था? मोरबी का हत्याकांड मैन मेड डिजास्टर था क्या था? ओरेवा कंपनी का मालिक कहाँ है? कहाँ भगा दिया आप लोगों ने? ओरेवा कंपनी का मालिक हाईकोर्ट में चल रहा है। ओरेवा कंपनी का मालिक कहाँ है? आपने किधर भगा दिया? जवाब दीजिए, कैसे चला? वो देख रही है कि एसआईटी क्या रिपोर्ट देने वाली है, उस रिपोर्ट पे काम हो रहा है, एफआईआर पर भी काम हो रहा है। ओरेवा कंपनी का मालिक किधर है? उनकी अनुराग भाई ये जवाब नहीं देंगे, ठीक है, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, मुद्दा नहीं है, वो मान लो। अरे भाई ठीक है, डिबेट में ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। गढ़वी साहब, जरा गढ़वी साहब को स्क्रीन पर लाइए। गढ़वी सर, क्या आपको लगता है कि जो मुकाबला है
वो कांग्रेस और बीजेपी में ही है इस बार भी, जैसा कि गुजरात के वजूद में आने के बाद से अब तक दिखा है, हालांकि कुछ वक्त पहले भी दिखा त्रिकोणीय, लेकिन या फिर आम आदमी पार्टी की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो चुका है, त्रिकोणीय हो चुका है, तीनों में से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी किंग मेकर भी बन सकती है? आज तक गुजरात में दो मुख्य पार्टी रही हुई है, बीजेपी और कांग्रेस। जिस तरीके से मैंने पहले बताया, 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने आके बहुत ही जंगी, मतलब धुआंधार उन्होंने जो प्रचार किया, शिक्षा और आरोग्य की बात की, फ्री बिजली वाली बात कर दी, अस्पताल वाली बात कर दी, तो कहीं एक माहौल बन रहा था। लेकिन जैसे जैसे उम्मीदवार डिक्लेयर होते चले गए और इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, उसके बाद उनका जो जादू था वो जादू धीरे धीरे जीरो होता गया। लेकिन अभी भी 15, 20, 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी जो 6 महीने से मेहनत कर रही थी वो वहां स्ट्रांग होती जा रही है। तो आम आदमी पार्टी की जो फाइट है वो 15, 20, 25 सीट पे है, वहां त्रिकोणीय जंग डेफिनेटली है, जहां पर उनके मुख्य चेहरे लड़ रहे हैं, बाकी कहीं नहीं है। तो 150 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी बनाम कांग्रेस है, 25 सीट ऐसी है जहां त्रिकोणीय जंग है, उसमें आम आदमी पार्टी कितनी सफलता लेता है। इसीलिए देखिए, बीजेपी और अमित शाह और मोदी जी की जितनी भी रैली या सभा हो रही है वो क्यों हो रही है कि आम आदमी पार्टी आप मेरी पहली डिबेट सुनिएगा तो मैं ऐसा बोला था कि आम आदमी पार्टी 70-30 वोट ले रहा है, 70% कांग्रेस के ले रहा है, 30% बीजेपी का। लेकिन जैसे जैसे नजदीक आया इलेक्शन और उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए, अब आम आदमी पार्टी जहां भी 25 सीट पे काम कर रहा है वो 50-50 हो रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने खुद याद करवाया वोटर्स को कि भाई कांग्रेस कहीं साइलेंट काम कर रही है, कहीं खटिया बैठक कर रही है, ताकि कांग्रेस का कमिटेड वोट शेयर कांग्रेस से खिसक के आम आदमी पार्टी में न चला जाए और उसका इनडायरेक्टली फायदा कांग्रेस को भी हो सकता था और बीजेपी का भी वोट शेयर लेकिन गढ़वी साहब, जो आप कह रहे हैं अगर उसी को मान लिया जाए, हालांकि नतीजे का इंतजार करना चाहिए, लेकिन जो आप अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं वो ये कि आम आदमी पार्टी गुजरात में 20 से 25 सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है, जहां मुकाबला बहुत दिलचस्प है आम आदमी पार्टी के लिहाज से। वो सूबा जिसकी कुल 182 सीटें हैं, वो सूबा जहां पिछली बार सत्ता में बैठी पॉलिटिकल पार्टी की 99 सीटें थीं, अपोजिशन की लगभग 77 सीटें थीं, वहां पर 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी की ताकतवर मौजूदगी क्या किंग मेकर बनाने की स्थिति में आपको दिखती है? किंग मेकर नहीं बनेगी, उतनी सफलता नहीं मिलेगी, वोट शेयर उनको डबल डिजिट में नहीं जाएगा, सीट भी उनकी डबल डिजिट में नहीं जाएगी, पर वो जो टक्कर है वो टक्कर में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अब नुकसान दिख रहा है, जो पहले नहीं दिखता था, पहले नहीं हो रहा था। लेकिन वो 25 सीट का फोकस बीजेपी का भी वोट शेयर तोड़ रहा है, तो ऐसा ना हो जाए कि जो सीटें बीजेपी की थी वहां आम आदमी पार्टी की एंट्री से वो सीट उनकी आज से चली जाएगी, कांग्रेस में चली जाएगी। तो जो कांग्रेस आज की तारीख में हमको जो 55-60 सीट पे सर्वे के हिसाब से दिख रही थी, वो धीरे धीरे मतलब एज इट इज हो जाएगा, स्टेटस को, कि वापस बीजेपी 100 के आसपास आ जाएगी, भले सत्ता में बैठ जाएगी, नंबर नहीं मिल सकता है, वो नंबर की गेम है, बीजेपी को वही रिकॉर्ड। लेकिन गढ़वी साहब जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब है कि बीजेपी 100 सीटों पर पहुंच सकती है, एक लाइन जो आपने कही उसका मतलब है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम पहले दिन से बता रहे हैं। रावल साहब, ये तो बड़ा झटका हो सकता है पहले चरण के मतदान से पहले आपके लिए। नहीं, देखिए अनुराग जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर मुझे एक मिनट देंगे, 60 सेकेंड्स। देखिए, अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र नहीं, एक धोखा पत्र जारी किया। ऐसा ही एक धोखा पत्र उन्होंने 2017 में जारी किया था। वो धोखा पत्र में उन्होंने 2-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट की प्रोमिस की थी। उन्होंने बोला था कि सूरत और बड़ौदा सिटी में मेट्रो ट्रेन चालू हो जाएगी, बल्कि अहमदाबाद में भी 6 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो ट्रेन चालू नहीं हुई। उन्होंने बोला था कि वो लोग आदिवासियों के जमीन का मालिक बनाएंगे, लेकिन गुजरात अकेली लौटी ऐसी बीजेपी की सरकार है जहां पे आदिवासियों के लिए केंद्रीय कानून, पैसा कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है, और आदिवासियों का जल जंगल जमीन जिस तरीके से चीन के उद्योगपतियों को दे जा रहा है, उसमें आदिवासी बेल्ट में जो 27 सीट्स है वो सारी की सारी इस बार कांग्रेस पार्टी कैप्चर करने वाली, क्योंकि लास्ट टाइम हमने मेजोरिटी सीट्स 15 लेकिन रावल साहब, जिस संकल्प पत्र को आप धोखा पत्र बता रहे हैं, हो सकता है कि डॉक्टर पटेल आपसे सवाल करें, ये ना करें तो मैं कर लूं कि गुजरात में आप 10 लाख रुपए का इलाज करने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम 500 रुपए का एलपीजी सिलेंडर देंगे। मैं पूछ सकता हूं आपसे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी दे रहे हैं क्या? और अगर वहां नहीं दे रहे हैं तो गुजरात पर इतनी कृपा क्यों कि 10 लाख रुपए का इलाज? और अगर ये कृपा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कृपा नहीं है तो इसको धोखा पत्र ना माना जाए। अरे अनुराग जी, राजस्थान में मुझे, आपको, ये जो बीजेपी के हमने प्रवक्ता है अनिल भाई, प्रशांत भाई, सबको, हर एक नागरिक को 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है, और वो भी बोन मैरो, हार्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, ये सारे बड़े बड़े ऑपरेशंस के साथ गारंटीड।
राजस्थान में 350 से ज्यादा जगहों पे इंदिरा गांधी भोजन की तरह से 8 रुपए में एक पेट भर खाना मिल रहा है, वो हम गुजरात में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। हमने क्या प्रॉमिस किया कि जो कोविड में 3 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है उनको 4 लाख रुपए का हम मुआवजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी डेथ दिखाई? 30,000 डेथ दिखाई। उन्होंने आंकड़े भी सप्रेस करने की कोशिश की है। हमने देखिए, आप तो ये तो मानते हो ना अनुराग जी, कि ये तो मानते हो ना कि दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट सरदार मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के पास है, भारतीय जनता के पास नहीं है। इनके तो फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, जी रुपया नहीं गिरा है, डॉलर ऊपर चला गया है। ऐसे तो फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट आते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर संसद में बोलते हैं महंगाई तो जी है ही नहीं, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल। ठीक है रावल साहब, विषयांतर नहीं होते हैं। यूपीए के दौरान आपकी सरकार के वित्त मंत्रियों के भी कई बयान चर्चा में रहे, विषयांतर नहीं होते हैं, गुजरात पर ही फोकस्ड करते हैं चर्चा को। डॉक्टर पटेल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस आज भी झूठ की राजनीति करती है। आप मुझे बताइए कि मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं बताया था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने क्या वो बताया था? प्रशांत भाई भूल गए होंगे। पैसा एक्ट गुजरात में लागू है और जो जितने भी 99% क्लेम थे आदिवासी के 100 लोग हैं, उनको मालूम नहीं है कि गुजरात में माल न्यूट्रिशन हटाने के लिए गुजरात की सरकार क्या क्या काम कर रही है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि गुजरात में कांग्रेस वो पॉलिटिकल पैरासाइट वाली पार्टी है। कोई भी आंदोलन करता है तो उसके साथ कांग्रेस जुड़ जाती है। खुद तो अपने पैर पर कोई आंदोलन नहीं कर सकती है, खुद की कोई ताकत नहीं है। वो मनमोहन सिंह जी की बात बोल रहे थे तो देखिए पटेल साहब, रावल साहब कुछ आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर पटेल और रावल साहब दोनों ही स्क्रीन पर हैं। ये देखिए अनुराग जी, गुजरात का विकास, गुजरात में जब पीएम कैसे होती है पता है? बस यही तो पशुओं की वजह से। राजस्थान में गुजरात में नेचुरल डेथ नहीं होती, गुजरात में लोगों की डेथ होती है घूमते फिरते पशुओं की वजह से। ये है गुजरात का विकास। ये देखिए, ये तक्षशिला 24 बच्चे मर गए थे अनुराग जी। फायर ब्रिगेड के पास इक्विपमेंट नहीं थे, इसकी वजह से 24 बच्चों की मौत हुई थी सूरत में। ये याद नहीं है क्या भाजपा के प्रवक्ता को? ये देखिए मोरबी, ये देखिए मोरबी, क्या हालत की थी मोरबी में। फिर भी क्या है, कितनी बड़ी थी? मोरबी के कल्प्रिट क्यों जेल में नहीं डाला? क्यों जेल में नहीं डाला? ये गुजरात की हालत देखिए। मैं आपको रोड रास्ते की हालत दिखा रहा हूँ। ये देखिए बोटाद में। ठीक है, अनुराग जी, ठीक है डॉक्टर रावल साहब, आप पूरी तैयारी के साथ आए, अच्छी बात है। एक प्रवक्ता को पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। डॉक्टर पटेल के भी अपने तर्क हैं, लेकिन गढ़वी साहब, ये जो तथ्यों पर इतनी गंभीर चर्चा यहाँ कर रहे हैं बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या चुनावी रैलियों में भी इतनी गंभीरता दिख रही है या वहां मुद्दे कुछ अलग है, वहां माहौल कुछ अलग है? देखिए, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस के पास जो मुद्दे हैं या ग्राउंड लेवल की जो बात करें, वो मुद्दे अगर सही भी है, लेकिन वो इम्पैक्ट जो ग्राउंड पे दिखना चाहिए, वोटर्स के दिमाग में जो घुसना चाहिए। हमने 2019 भी देखा, 2017 भी देखा। 17 में तो इतना बड़ा फेवरेटिज्म भी था कांग्रेस के फेवर में, फिर भी सत्ता में नहीं आए। तो वो मतलब बीजेपी वोटर्स को अट्रैक्ट करने में या कन्विंस करने में ऐसा क्या करती है? जिस तरीके से आपने बोला, सिर्फ हिंदुत्व मुद्दा नहीं हो सकता है, बट फिर भी हिंदुत्व का पलड़ा भारी रहता है, या और कोई ये 27 साल का विकास की उनकी अगर बात हो, वो अगर पलड़ा भारी रहता है। कांग्रेस 125 सीट जो बोल रही है, मैं हर कांग्रेसी को पूछ रहा हूं कि 182 में से 50 सीट ऐसी है जो कभी कांग्रेस जीतती नहीं है, अर्बन सीट ऐसी है, तो उनको 135, 140, 30 सीट में लड़ना है। उससे मैजिक फिगर कैसे क्रॉस होगा? और 30 साल में कांग्रेस 55-60 सीटों पर तो आती ही आती है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी वर्स्ट सिचुएशन हो, वो 60 से 92 का मैजिक फिगर आज तक क्रॉस नहीं कर पा रही है, उसकी रणनीति नहीं बना पाई है। इस बार भी हमें वही दिख रहा है कि वो जो इजी केक वो क्यों है, तो हमारे लिए भी चिंता का विषय है। ठीक है, मजबूत तो होना ही चाहिए, बिल्कुल विपक्ष मजबूत होना चाहिए। रावल साहब, बहुत संक्षेप में जो चिंता गढ़वी साहब जता रहे हैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपकी पार्टी के गुजरात में सियासी जमीन को लेकर, उसकी कोई काट तैयार कर पाए क्या? बहुत संक्षेप में, मुझे खत्म करना है। बहुत स्मॉल बात बोलूं अनुराग जी, लास्ट टाइम कांग्रेस 77 सीटों पे आ गई थी और अपक्ष के उम्मीदवारों के सपोर्ट के साथ हम 83 सीट्स पे थे। सिर्फ 7 से 8-10 सीटों का जो गैप था वो इस बार आसानी से कांग्रेस कवर करने वाली है, और वो कवर करने के बाद एकदम फैंटास्टिक सरकार गुजरात की जनता को मिलने वाली है। डॉक्टर पटेल, राहुल गांधी, रावल साहब बना रहे हैं फैंटास्टिक सरकार, 48 आवर्स में हम निभाएंगे। अनुराग जी,
कांग्रेस कभी भी अपने सपने से बाहर नहीं निकलती है, कांग्रेस कभी भी सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकलती है। कांग्रेस एक गैसियस पार्टी है, वो मीडिया, सोशल मीडिया और हवा में घूमती है, पूरे दिन और रात सपने देखती है, लेकिन सपने साकार के लिए जमीनी परिश्रम जो करना पड़े वो कांग्रेस कभी भी परिश्रम नहीं करते। आज भी आप सुझाव दे दीजिए, अभी तो वक्त है पहले चरण की वोटिंग का। डॉक्टर पटेल कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? डेमोक्रेसी में अपोजिशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्या सुझाव देंगे राहुल साहब? चाहिए, लेकिन अपोजिशन को मेहनत करनी पड़े ना। अनुराग जी, हम 24/7 पूरे 365 दिन हर एक चुनाव के बाद मेहनत करते हैं। आप देखो, यूपी में चुनाव जीतने के बाद तीसरे दिन आदरणीय मोदी जी गुजरात में थे, एक बड़ी रोड शो किया था। मेहनत सिर्फ चुनाव में ही करते हो, हम पूरे 5 साल मेहनत नहीं करते हो। ठीक है, से बाहर आइए, गुजरात में आइए, उसको जनता के जो सच्चे मुद्दे हैं वो उजागर किए। हम तो चाहते हैं सिर्फ चुनाव ही है, अपोजिशन स्ट्रांग हो। ड्रग्स के माफिया को कब पकड़ोगे आप लोग? लोगों को भी फायदा होता है। ड्रग्स के माफिया को आज सूरत में महानगर पालिका में इतना 2.5 लाख करोड़, अनुराग जी, ठीक है, देखिए ये अच्छी बात है, दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, माफ कीजिए, मुझे इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। कल एक बार फिर जुड़ेंगे किसी और मुद्दे पर, मुद्दा गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।